हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा मेडिक्स यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। तो जानेंगे इसके कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, और ट्रीटमेंट के बारे में। तो जो पेप्टिक अल्सर है वो जीआई ट्रैक से रिलेटेड डिसीज़ है। हमें किसी भी डिसीज़ को जानने से पहले उसका लोकेशन पता होना चाहिए। तो जो जीआई ट्रैक होता है हमारा, उसके रिगार्डिंग ये डिसीज़ है। तो इसमें होता क्या है? तो पेप्टिक अल्सर डिसीज इज अ ब्रेक इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और समटाइम द लोअर इसोफेगस। मतलब जो हमारा ये पेट है, जो स्टमक है, जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब जहाँ से देखिए इसोफेगस जहाँ पे ख़त्म होता है, तो वहाँ से स्टमक का फर्स्ट पार्ट चालू हो जाएगा। और जो लास्ट पार्ट रहेगा जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो जाएगा, तो देख रहे हैं आपको ये स्टार्टिंग में दिख रहा है स्टमक के डायग्राम में। तो इन जो पोजीशन है, ये पोजीशन में मुख्यतः जो पेप्टिक अल्सर है वो बनता है। तो ये क्यों बनता है? जो हमारा एसिड होता है पेट के अंदर का, वो जो हमारी इनर लाइनिंग होती है पेट की, उसे डैमेज कर देता है। उस वजह से वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है पेप्टिक अल्सर। अब जीआई ट्रैक की बात करें तो देखिए जीआई ट्रैक में क्या क्या आता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है उसमें क्या क्या आता है? तो माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया। तो जो भी होलो ऑर्गन्स होते हैं हमारे, वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर आते हैं। ठीक है। तो उसमें जो लिवर या फिर स्प्लीन रहेगा, पैनक्रिया रहेगा, गॉल ब्लैडर रहेगा, तो वो जीआई ट्रैक के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर हम स्टमक के इंटरनल लाइनिंग के या फिर इंटरनल पार्ट के बारे में देखें, तो ये देखिए जो डायग्राम है, इसमें आपको सरफेस म्यूकस एपिथेलियम बताया गया है। क्योंकि ये पूरा म्यूकोजा है, पेट के अंदर की एक लेयर है समझिए। तो यहाँ पे जो एपिथेलियम सेल्स जो होते हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ये हो गया इसका अंदर इनर लेयर स्टमक का। बाकी जो आउटर लेयर है जो हमें बाहर से दिखता है वो, और ये हो गया उसका इनर लेयर। देखिए आपको एनिमेशन के द्वारा दिखाता हूँ। तो देखिए जैसे ये स्टमक है हमारा, और जो हमारा एपिथेलियम म्यूकस बना रहा है, तो म्यूकस बना रहा है। और जो हमारा स्टमक का एसिड है, वो जो म्यूकस को ब्रेक कर लेगा और जो हमारे डायरेक्ट स्टमक को अटैच करेगा, मतलब जो डायरेक्ट स्टमक पे अफेक्ट करेगा। तो उस वजह से वहाँ पे जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा पेप्टिक अल्सर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। तो ये था उसका जो हमने एनिमेशन में दिखाया। ठीक है। अब अगर इसके कॉजेज़ की हम बात करें, जो मेन कारण जो है पेप्टिक अल्सर का, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन रीज़न है, तो वो बैक्टीरिया है। हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी करके एक बैक्टीरिया आता है जिसे हम एच पाइलोरी कहते हैं। उस वजह से भी जो पेप्टिक अल्सर हो सकता है। उसके बाद हम देखें तो समझो कोई पेशेंट लॉन्ग टर्म, मतलब बहुत ज़्यादा समय से एन एस ए आई डी एस क्लास के मेडिसिन यूज़ कर रहा है, मतलब नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को अगर यूज़ कर रहा है, तो उन कंडीशन में भी अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ हाई स्ट्रेस, एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूम करता है कोई, तो उस कंडीशन में भी पेप्टिक अल्सर होते हैं। और जो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम होता है, तो उस सिंड्रोम्स में भी पेप्टिक अल्सर या फिर स्टमक अल्सर होने के चांसेस रहते हैं। उसी के साथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिसिमा, लिवर सिरोसिस या फिर रीनल फेलियर, इस कंडीशन में भी पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसके जो कॉजेस है मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहला जो कॉज है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से बताया गया है, हेलिको पाइलोरी। ठीक है। उसी के साथ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के यूज़ की वजह से जनरली जो होता है। उसी के बाद जो जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम है उसके वजह से। उसी के साथ अल्कोहल अगर कोई ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उसके वजह से। फैमिली हिस्ट्री है अगर किसी की, तो उसमें भी होता है। एक्सेसिव स्ट्रेस की मात्रा अगर ज़्यादा है तब भी हो जाएगा। उसके बाद लो लेवल्स ऑफ मेलाटोनिन। उसके बाद हाइपर कैल्सीमिया। तो ये इसके कुछ कॉजेस है जो मैंने आपको डायग्राम में बताया हो। ठीक है। अगर हम उसके आगे देखें, सिम्टम्स हम देखें तो क्या लक्षण दिखेंगे पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर्स में? तो हार्टबर्न जैसी कंडीशन होगी, चेस्ट में हार्टबर्न जैसा फील होगा। मतलब
हिंदी में कहे तो एकदम जलने जैसा फील होगा अपने चेस्ट के पास, ठीक है। और अपर एब्डोमिनल पेन, नॉजिया होगा पेशेंट को, ब्लीचिंग होंगी, वॉमिटिंग होंगी, जो स्टूल होती है उसके अंदर ब्लड आएगा, उसी के साथ लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। येलो येलो स्किन या फिर वाइटिश आइज हो जाएंगी, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो जाएगी। तो देखिए आपको डायग्राम में बाजू में दिख रहा है सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ इसमें के। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसा रहेगा? जो पेप्टिक अल्सर है उसके डायग्नोसिस की हम बात करें तो एंडोस्कोपी या फिर बायोस्कोपी की जाती है पेशेंट की। अब एंडोस्कोपी में क्या होता है, जो एंडोस्कोपी में हमारे पेट के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है जिसके सामने फ्रंट में लाइट और कैमरा लगा रहता है। तो इसके इसके वजह से हमारे पूरे पेट के अंदर का रीजन हम आप देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं एंडोस्कोपी। और बायोस्कोपी में क्या होता है, तो उसमें हमारे पेट का एक छोटा सा पार्ट लिया जाएगा जहाँ पे आपको लग रहा है, तो वहाँ से फिर उसकी जांच की जाएगी लैब में। और फिर उसके ऊपर से पता चलेगा पेप्टिक अल्सर है, कौन से क्रोनिक कंडीशन में है, कौन से नहीं है, ये सब कुछ। उसी के साथ स्टूल एग्जामिनेशन होगा। तो स्टूल एग्जामिनेशन में भी हमें पता चल सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन में भी हमें पता चलता है। यूरिया ब्रेथ टेस्ट में भी हमें पता चलता है। और जो हमारे अपर जीआई वेरियम स्टडी की जाती है, और कुछ पेशेंट्स में जैसे सीटी स्कैन किया जाता है पेशेंट का पेट का, तो उसमें भी हमें पता चलता है कि पेप्टिक अल्सर की कंडीशन है या नहीं है। अब अगर इसके ट्रीटमेंट की हम बात करें पेप्टिक अल्सर के, तो जो ड्रग्स इसके ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो रहेगा तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनिबिटर। मतलब हमने देखा था कि पेट के अंदर का एसिड ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से जो हमारा इनर लाइनिंग था स्टमक का, वो डैमेज करके वहाँ पे अल्सर प्रोड्यूस करता है। तो हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो एसिड सिक्रेशन को रोकेगा। तो H2 कैटेगरी क्लास के जो एंटी हिस्टामाइन होते हैं, हिस्टामाइन 2 ब्लॉकर्स जो होते हैं, वो ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं, जैसे कि रैनेटिडिन हो गया, फेमोटिडिन हो गया, सिमिटिडिन हो गया, निजाटिडिन हो गया, रोक्साटिडिन हो गया। तो ये कुछ ड्रग्स इसमें दिए जाते हैं। अगर हम उसी के साथ कुछ अलग ड्रग्स देखें तो जो जनरली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, तो उसमें कुछ प्रोटीन पंप इनिबिटर यूज़ करते हैं डॉक्टर्स, जिसमें ओमेप्रोजोल, इसोमोप्रोजोल, लानस्प्रोप्रोजोल, रेबेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल। तो ये कुछ प्रोजोल क्लास के जो मेडिसिन है जिसे हम प्रोटीन पंप इनिबिटर कहते हैं, तो वो पेशेंट को दिए जाते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि प्रोटीन पंप इनिबिटर लेने के बाद कैसे एसिड सिक्रीशन जो है वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है, इनिबिट कर देता है एसिड को ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने से। ओके। सेकंड हम देखें तो पेप्टिक अल्सर्स के पेशेंट्स में गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर्स मतलब कि एंटासिड दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें सिस्टेमिक जो होते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, मतलब कि अगर हम आसान भाषा में बोले तो जैसे इनो की जो पाउच मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं, वो पेशेंट को दिए जाते हैं बहुत बार, ठीक है। उसी के बाद जो नॉन सिस्टेमिक है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा कहते हैं। तो उसका सस्पेंशन आता है, वो हम देते हैं। उसी के साथ मैग्नीशियम ट्रिसलाइटेट का भी सॉल्यूशन हम देते हैं। उसी के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो होता है, ठीक है। तो ये सब सस्पेंशन पेशेंट्स को दिए जाते हैं। उसमें एक जो आता है और मागल ड्रेट, जो कैल्शियम जो कार्बोनेट होते हैं, तो उसके कुछ सस्पेंशन पेशेंट को दिए जाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, जैसे रैनिडॉम ओ करके आता है। अलग अलग चॉइस होती है, हर डॉक्टर अपने चॉइस के हिसाब से मेडिसिन पेशेंट को देता है। तो उसी रिगार्डिंग हमें ये मेडिसिन डॉक्टर के सलाह के साथ लेनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी है कि कुछ ड्रग्स जो है वो सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर डाल सकते हैं। इसलिए जितनी भी मेडिसिन है वो हमको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब को डॉक्टर को बता के ही लेनी चाहिए। ओके। अगर हम इसके आगे देखें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखें 3 नंबर पे, तो अल्सर प्रोटेक्टिव्स, मतलब अल्सर तो है, ठीक है, हम एसिड का भी सिक्रीशन रोक रहे हैं, पर उसके साथ हमें कुछ अल्सर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ देना चाहिए। तो उसमें जो सुक्राल फैट का जो सस्पेंशन आता है वो पेशेंट को दिया जाता है। उसी के साथ
कोलाइडल बिस्मट की जो मतलब CBS के जो टैबलेट्स आते हैं वो भी पेशेंट्स को बहुत बार डॉक्टर देते हैं। इससे क्या होगा, जो अल्सर्स है उसका प्रोटेक्शन होगा, मतलब वो हीलिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। उसी के साथ अब इसका जो मेन रीज़न था, जो कॉमन प्रॉब्लम था, वो था एच पाइलोरी बैक्टीरिया। तो उसे भी हमें रोकना है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स क्या देंगे एच पाइलोरी बैक्टीरिया के लिए? तो उसमें मेट्रोनिडाज़ोल ड्रग्स दिया जाता है, कैलिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, टिनिडाज़ोल दिया जाता है, अमोक्सिलिन दिया जाता है, उसके बाद ट्राइसाइक्लिन दिया जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स होते हैं जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया को रोकने के लिए, उसे ख़त्म करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये था कंप्लीट लेक्चर पेप्टिक अल्सर के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।